हाँ। तो वो जब वो आ गया तो वहीं से, अच्छा एक यहाँ पे बात जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा मैं इंडियन हाँ, हिस्ट्री पे बात करूँगा कि ये अंग्रेज जो करते थे, ये अंग्रेज नहीं, ये पूरी दुनिया में यही होता था। हाँ। क्या होता है, हिंदुस्तान में भी यही होता था। जब भी कोई राजा अपनी राज जीत लेता था दूसरे राजा का, तो ज़्यादातर उसको राज वापस कर देता था, ज़्यादातर। लेकिन अपने नियम कानून लागू कर, हाँ, इम्पोज मतलब कर अब तो हमारे अधीन हो गए। देते। इसका रीज़न मालूम आपको क्या होता था? क्या होता था, यानी आप आइडिया कुछ नहीं होता था, क्योंकि आपने राज तो जीत लिया, पर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहाँ है आपको? हाँ। आपके जैसे आज ISPCS होता है, वैसे उस समय भी जो भी पटवाई, वो कहाँ है? तो आप राज कैसे करोगे? आपकी तो फौज है, फौज से तो आप लड़ते घूमते रहोगे, अभी और भी घूमोगे, यहाँ घूमोगे। वहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका स्ट्रक्चर है नहीं आपके पास। आप कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं, कैसे आप कलेक्ट करोगे, क्या करोगे? तो वो स्ट्रक्चर अपने कब्जे में ले लेते थे। नहीं भाई, तभी वही बात तो बहुत आप ध्यान सुनिए, इससे रिलेटेड हम आपको एक बड़ी बात बताएंगे। ये जितने भी होते थे, चाहे ब्रिटिशर्स हो चाहे इंडियंस हो, वो किसी भी राज को जीतने के बाद में जनरली उसी को दे देते। तो कहते थे, जैसे मराठा कहते थे, तो 1/4 अपनी इनकम, चौथा मुझे दे दीजिए जितनी रेवेन्यू आए आपकी, है ना। तो आप एक सर्टेन अमाउंट हमको देते रहिए पैसा, और आप बाकी आप वहाँ पर आप हमारे अधीन राज करते रहिए। आइडिया होता था हम राज कर कैसे पाएंगे भाई, कितने बड़े होंगे भाई। ये अकबर के पास भी था, सारे अकबर हुआ, औरंगजेब, सभी ये करते थे, क्योंकि रीजनल जितने थे अंग्रेज भी वही करते थे। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो उन्हीं के पास थी ना, इसलिए वापस कर दिया इनको। 50 अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे कज़न को बैठा देंगे, किसी और को बैठा देंगे। तो पैसा ले लिया उन्होंने। अब वो लेने के बाद में जब इनको हारे तो तब से फिर यहाँ पर रेजिडेंट एक रहने लगा। एक रेजिडेंट होता था, एक ट्रीटी हुई थी अंग्रेजों इनके बीच के अंदर, जिसको कुछ ब्रिटिश स्टूडेंट कहते हैं फैटल फ्रेंडशिप, मतलब कि बहुत दुर्भाग्यशाली घातक संधि हुई। उसमें यह था कि हम लोग दोनों दोस्त हैं, मित्र हैं, और आपको इतना पैसा हम आपको देंगे, ऐसा करते रहेंगे। और वो रेजिडेंट रहता था, ये कहते हैं आपको हेल्प करेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, हेल्प थोड़ा करेगा तो हमें नजर रखेगा। तो यहाँ पर इन्होंने शुद्धौला नहीं वापस किया। आप कुछ पूछा जाए, मैं फिर बताऊँ आगे। तो शुजाउद्दौला का जो शासन था, ये आज फैजाबाद से लखनऊ कब आया? शुद्धौला का आया नहीं, अच्छा, तो फैजाबाद में ही रहा था। हाँ। शुद्धौला के वक्त की मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, शुद्धौला के टाइम पे ही जो लखनऊ का कल्चर जिसे आज आप कहते हैं ना, लखनऊ, उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री की। वो ये है कि यहाँ पर एक शख्स हुआ है, ये जितने राजा होते हैं, केवल एक राजा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ है, केवल एक राजा, और वो भी कौन? मौर्य के पहले 322 के पहले BC, बिफोर कॉमन एरा जो हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड शुरू होता है 322 से, बिफोर मतलब कॉमन एरा जिसे आप कहते हैं। उसके पर उसने किससे लिया था? नंद से लिया था। नंद डायनेस्टी वॉज द ओनली डायनेस्टी जिसने कि सेंट्रलाइज टैक्स लगाता था। वो राज किसी को देता नहीं था। और कभी आप गूगल पे जाके देख लीजिए, उसका 1/3 ऑफ कहना चाहिए इंडिया में कब्जा था, 1/3 ऑफ इंडिया नंद का। आबाद तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। आबाद रोयल करने का मतलब कुछ मतलब ही नहीं इतना अफगानिस्तान से यहाँ था अकेले, और सेंट्रलाइज टैक्स लगा था। सोचिए कितनी बड़ी बात थी। सेंट्रलाइज टैक्स वही लगा पाएगा जो मशीनरी भी राज जीतने के बाद मशीन भी बना लेगा। कितनी बड़ी बात थी। एंड ही वाज नॉट, मालूम आपको नंद की जात क्या थी? एनी आइडिया? हाँ, तो कहने का मतलब ये है, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। बाल काटते थे वो। हाँ, नथिंग रॉन्ग। नाई जाती थी। He was a son of concubine of a barber. बार्बर की रखेल का लड़का था। बार्बर के रखेल का लड़का था। पर इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है। वही आप ब्राह्मण क्या पैदा हुए कि बार्बर क्या बात पैदा हुए कि आप सुअर पैदा हुए कि आपके हाथ में है। आप अंग्रेज क्या पैदा हुए, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए तो उसकी तारीफ करिए। तो जो शुजाउद्दौला की अवध की जो राजधानी थी फैजाबाद से शुजाउद्दौला नहीं ले जा पाए। नहीं ले जाने लेके जाना ही नहीं चाहते थे, लेके जा पाए क्या मतलब है? उसके शुद्धौला के बाद में, शुद्धौला की खास बात की दो बातें हैं। एक उसके टाइम पे जो प्लस पॉइंट शुरू हुआ, जब शुद्धौला का देखिए, जैसे कोई भी जैसे कहते हैं ना आपदा में अवसर, तो अंग्रेजों ने चूंकि उसका ले लिया, कहना चाहिए। हाँ, अंग्रेजों ने कहा कि जितनी आपकी बाउंड्री है, जो आपकी बाउंड्री जितनी है आपकी सीमा दिखाने के लिए, उसकी रक्षा हमारी फौज के हमने लगा दी है। अच्छा, अब उस समय मिडिल एजेस में क्या होता था कि आपकी जितनी भी जो भी शासक होता था, उसका 50% तो टाइम एनर्जी इसमें निकलते थे कि हम राज्य की रक्षा कैसे करो, और 50% में अपने
शासन चलाता था। हाँ। अब जब 50% तो काम आपका खत्म ही हो गया, हाँ खत्म हो गया ना, हाँ हाँ वो तो रक्षा करी वो अंग्रेजों की फौज, हाँ तो आपके पास क्या पैसा तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्योंकि लखनऊ वॉज अपने टाइम पे इट वॉज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, नॉट वन ऑफ द रिचेस्ट। अच्छा। लखनऊ वॉज द रिचेस्ट सिटी। तो लखनऊ तब तक कैपिटल नहीं हुई थी, पर अवध पूरा पूरा जो था दोआब का एरिया जो बहुत फर्टाइल था। उस समय इरिगेशन पंप थोड़ी ना होते थे कि वाटर पंप से ग्राउंड वाटर से पानी निकाल लिया, आपने नहर निकाल दी। तो उस समय ये चूंकि दोआब का एरिया, दोआब आप समझते हैं, दोआब, हाँ। तो दोआब के एरिया में इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर था, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। तो शिवदौला के पास पैसा तो बहुत आ गया, अब पैसा बहुत था, अब काम आपका 50%, आपको सैलरी पूरी मिले, काम आधा लिया जाता, अब क्या करो, फिर नाच गाना शुरू। तो यहीं से जो है, यहाँ से ही कल्चर शुरू हुआ है। देन ही स्टार्टेड इनवाइटिंग। अच्छा होता क्या है ये, इसे कल्चर को क्या बोलते हैं? लखनवी कल्चर बोले कि अवध कल्चर बोले, क्या इसको आप बेसिकली, या नवाब कल्चर? इसको नवाबी कल्चर, राइट, नवाबी कल्चर। तो हुआ क्या कि शिवदौला, अच्छा होता क्या, जैसे नौकर हमेशा मालिक की कॉपी करता है, हाँ। तो चूंकि यहाँ के नवाब मुगलों के अधीन थे, हाँ। तो उनके लाइफ स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय तब तक वहां पर दिल्ली के अंदर हालत बिगड़ चुकी थी, बताया ना, सबके तो मारे जा रहे हैं, तो एकदम, तो वहां पर भूखे मर रहे थे सब, जितने भी आपके पोएट्स हैं, आपके नॉच गर्ल्स हैं, तवाइफ हैं, पेंटर्स हैं, स्टोरी टेलर्स, दास्तान गो हैं, स्टोरी टेलर्स हैं, आपके मतलब जो साहित्य संगीत कला से रिलेटेड जितने लोग थे, उनको पैसा कौन देगा भाई? जूता सिलने वाला जूता सिल लेगा, खेती करने वाला खेती कर लेगा, कारपेंटर बना अपना कमा लेगा। हाँ, बट ये नाच गाना को कौन पैसा देगा? तो वो सब भूखे मर रहे थे। उनको अब वो, अब दे वांटेड कि अब दूसरी कहाँ जाए। हाँ। अच्छा लखनऊ चूंकि अब दिल्ली से बहुत पास, हैदराबाद वगैरह बहुत दूर था, हाँ। तो यहाँ पास आना आसान था, तो यहाँ ही स्टार्टेड इनवाइट। इनके पास खाली टाइम, हाँ। इनके साथ उनको चाहिए और अपना स्टेटस वही चाहिए जो वहाँ करते, वहाँ से आ जाए तो बॉस और बढ़ गया, बॉस के दरबार के लोग हमारे पास आ जाए तो हाँ। कहने क्या, तो बुलाना शुरू कर दिया। तो पहला जो यहाँ पर सबसे पहला जो आया था पोएट, हाँ। उसका नाम था आरजू, आरजू, दिल्ली से आया। उसके बाद में एक शख्स आया था, बहुत फेमस पोएट था, मोहम्मद रफ़ी। नाम सुना आपने उनका? मोहम्मद रफ़ी? हाँ, हाँ, नहीं सुना। मोहम्मद रफ़ी गाना वाला, बम्बई वाला सब समझते हैं। उसके अलावा किसी को नाम? मोहम्मद रफ़ी नाम था, एक बहुत फेमस पोएट हुआ, सौदा। अच्छा। उसका असली नाम था मोहम्मद रफ़ी। हाँ। उनका सौदा, सौदा भी आए। हाँ। तो ऐसे तमाम पोएट दिल्ली में आने लगे। फिर उसके बाद में तमाम तवाइफ आने लग गई, बुलाया गया। तो यहाँ पर तवाइफ जो आई, उनके अंदर भी खास बात थी, वो डेरेदार तवाइफ आई। डेरेदार तवाइफ उसको कहते हैं कि जब नवाब कहीं पर जाती थी तो उनका भी डेरा साथ साथ चलता था। अच्छा, मतलब नवाब के डेरे के साथ साथ तवाइफों का भी डेरा चलता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया था। जरूरी नहीं अच्छा। कि वो हमेशा जाएं, हाँ हाँ, पर नाम इसलिए पड़ गया था डेरा, वहाँ पर आए। और स्टोरी टेलर, दास्तान गो आ गए, तमाम जो लोग आए। उसके बाद शिवदौला ने, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने लड़ाई से पहले इन्हों से लड़ी थी, उसके बाद उसके बाद शिवदौला ने काम और करा लड़ाई में। रोहिलखंड जो है ना, जब बरेली, उसके ऊपर हमला कर दिया। उसकी भी बहुत अलग कहानी अलग शुरू हो गई, क्यों हमला कर दिया था, और उसको कब्जा कर लिया था पूरा। और उसको कब्जा करने रोहिलखंड को मिला लिया था अपने में, अवध में। अवध में। और वहाँ पर उसने सादत खान ने, साद कर रहे हैं, इसने अपने सौतेले भाई को वहाँ पर एक था आसिफउद्दौला का, अपने एक बेटे को वहाँ पर बना दिया। उसका नाम था सादत अली खां, उसका बना दिया था उसको वहाँ इंचार्ज रोहिलखंड का। बरेली, सादत अली खां वही जिसने हसरत की नींव डाली है, की नींव डाली है। हजरत की नींव किसने डाली? सादत अली खां, जो अच्छा। सड़क बनवाई थी, तो उसको बना दिया था। उसके बाद में शिवदौला की डेथ होती है 1775 में। कब होती? 1775। उसके बाद बन जाते हैं हमारे आसिफउद्दौला, ओह, बन जाते हैं वहाँ पर उसके बेटे नवाब। आसिफउद्दौला से बहुत खुश नहीं रहता शिवदौला, मारा जाता था। एक बार उसको मारे, जान से मारने के चक्कर में था, मतलब गुस्से से गुस्सा हो जाता था गलत बातों से। तो उसकी माँ बहुत, बहू बेगम ने बचा दिया था उसको, क्योंकि वक्त टाइम, इसलिए मैं हर डिटेल से नहीं जा सकता हूँ। तो शिवदौला ने कैपिटल शिफ्ट करी फैजाबाद से लखनऊ। अब सवाल इस बात का होता है, कैपिटल चेंज क्यों करी भैया, क्या जरूरत पड़ी है? हाँ। क्यों करी आपने? उसका बहुत मज़ेदार रीज़न है। उसका इतना है, देयर इज अ वेरी अम्यूजिंग रीज़न फॉर व्हाई डिड ही शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। ही शिफ्टेड फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि ही वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर। अपनी माँ का के प्रभाव से बाहर निकलना चाहता था, बाहर निकल के, क्योंकि उसकी माँ बहुत, जो शिवदौला की
वाइफ थी और इसकी माँ थी, शी वॉज वेरी पावरफुल लेडी, उसका नाम था बहू बेगम। वो इतनी पावरफुल थी कि शुद्दौला से घबराता था, क्योंकि वो थी दिल्ली के बादशाह की मुबली बेटी थी। अच्छा। अपने बॉस की बेटी से शादी करोगे तो घबराओगे नहीं? नहीं घबराएंगे। तो इस वजह से तो और वो वहाँ क्या हुआ कि जैसे ये करीब 24 साल की उम्र के अंदर ये बनता है आसिफउद्दौला नवाब फोर्थ। अब वहाँ दरबार के अंदर जो था, किसी दरबारी के अगेंस्ट इसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, उसको सूट नहीं करता तो जाके इसकी माँ के पास जाता तो रिवर्ट कर देती थी, और रूल हो जाता था। हाँ। तो इसकी तो बड़ी किरकिरी हो जाती थी, इसलिए उसने कैपिटल शिफ्ट कर दी यहाँ पर, आके वहाँ शिफ्ट करके यहाँ पर ले आया। लखनऊ आया 1775 में। 1775 में जब वो लेके यहाँ पर कैपिटल ले गया था, तब तक लखनऊ में कोई खास दम नहीं, कोई इस वक्त उधर से लोगों को बहुत जो राइट विंग के लोग हैं उनको लगता कि नहीं लखनऊ का पहले का इतिहास, पहले का कोई बहुत बड़ा इतिहास यहाँ का नहीं था। इस बात को समझना की आवश्यकता होती है, वरना हर आदमी कहता है नवाब पहले लखनऊ क्या था, उसके बारे में लिखिए, उसके लिए था, ऐसा नहीं है, जीरो नहीं था, पर इतना ग्लोरीफाइड नहीं था कि बहुत हिंदुस्तान के नक्शे पे कहीं आ जाए। वो जब शिफ्ट यहाँ करता है तो आके इस ज़मीन, तमाम ज़मीन उबड़ खाबड़ भी यहाँ थी, इसको बराबर कराता है और ऑलमोस्ट ही। उसके बाद वो क्या करता है, जो एक आपके जो चौक एरिया है इसके अंदर करीब 52 विलेजेस थे, जिसको चौक एरिया में जिसको कि एक्वायर करता है। इसमें भी कंट्रोवर्सी कि कुछ लोग कहते हैं पहले चौक था और कुछ कहते हैं चौक नाम की चीज़ नहीं थी। दो है स्कूल ऑफ थॉट है, तो विल नॉट गोल्ड अलग अलग स्टोरीज अलग कहते हैं, बट दिस इज अ फैक्ट दैट ही एक्वायर्स 52 विलेजेस। जैसे आज होते हैं LDLA कर लेती है एक्वायर, वैसे इन्हें एक्वायर करता है। एक्वायर करके वहाँ के लोगों को रिलोकेट कर देता है, विलेजेस को दूसरी के बसा देता है, और यहाँ पर ये चौक के अंदर फिर ये बिल्डिंग्स बननी शुरू होती है। जैसे आप देखिए दौलत खाना बनता है, इमामबाड़ा बनता है 83 के आसपास। तो फिर लखनऊ के अंदर जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, वो ज़्यादातर बिल्डिंग जो बनी है, मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग, उनको दो लोगों बनाया है, आसिफउद्दौला ने, दूसरा बनाया है छठे रूलर सात अली खान। अच्छा। आसिफउद्दौला यहाँ पर आते हैं, आसिफउद्दौला बनाते हैं कि जैसा आप जो सबसे बड़ी नौवीं टाइप की बिल्डिंग है आसफी इमामबाड़ा, जिसे कॉमन आदमी बड़ा इमामबाड़ा कहता है। इसके अलावा वो आपको ऐशबाग में कोठी बनाते हैं, वो यहाँ पर चिन्हट में बनती है, तमाम जगह बनाते हैं लोग। आसिफउद्दौला के टाइप के बाद में यहाँ पर जो रूलर आता है, इसका आसिफउद्दौला का बहुत बड़ा एक क्रिटिक हुआ है अबू तालिब हिस्टोरियन, थोक मतलब आसिफउद्दौला की इतनी बुराई करता है, इतनी बुराई का, वो भी अबू तालिब बहुत करता है। उसके बाद में आसिफउद्दौला के टाइम पे 5th रूल आता है, आसिफउद्दौला की डेथ हो जाती है 1775 के अंदर, ये गद्दी पे बैठता है। हाँ। और 1775 के अंदर दिल्ली के अंदर पैदा होता है कौन, बहादुर शाह जफर। हाँ। और 1775 के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे आपको ले चल रहा हूँ। हाँ। ले चलूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ हाँ। 1775 के अंदर वहाँ पर 13 ब्रिटिश कॉलोनीज USA के अंदर जो होती थी वो रिवोल्ट कर देती है ब्रिटिश काउंट के अगेंस्ट। और 1776 के अंदर अमेरिका आज़ाद होता है, USA से कहते हैं, उसको आज़ादी मिलती है। और 1775 ये बादशाह जफर पैदा होता है। और 1775 के से लेके 1797 तक आसिफउद्दौला रूल करता है। 1797 उसकी डेथ होती है। उसके 4 महीने के लिए उसका एक लड़का होता है, उसका नाम होता है वजीर अली, जिसके नाम पर आप क्रिश्चियन कॉलेज के पास में वजीरगंज बनो, वो रूल करता है। उसका 4 ही महीने का कार्यकाल था उसकी। लेकिन खास बात ये थी, उसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, दिस मैन हैज रिफ्यूज टू बी द पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। ओके। ब्रिटिश लोगों के हाथी कठपुतली बने थे, इनका आकर बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी। इस लड़के की उम्र क्या थी, इस लड़के की उम्र जो थी 1777 में पैदा हुआ था। 1777 में पैदा हुआ था और 1797 में गद्दी बैठा, 20 साल लड़का था। नहीं, इसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज़ों ने उसके अगेंस्ट, सर जनरल शोर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पूरी षड्यंत्र रचा। तो आसिफउद्दौला जो थे, उनके शासन के बारे में बड़ा विस्तार से लिखा है अबू तालिब ने, हिस्ट्री ऑफ आसिफउद्दौला। और ये वो हिस्टोरियन था जो फॉरेन भी ट्रैवल कर चुका है काफ़ी, मतलब ये नहीं यहाँ का खाली इस्तेमाल था, काफ़ी ट्रैवल किया, बट ही वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ आसिफउद्दौला।
जो क्रिटिकल होता है, आलोचक होता है, उससे ज्ञान बिल्कुल सही मिलता है। सही मिलता है। दरबारी जो साहित्यकार होते हैं थोड़ा देता है, तो दरबारी इतिहासकार थोड़ा अब आईने एक बड़ी से आपको सही चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो दरबारी था, फैजी था उनके अकबर का। तो ये इनकी जब डेथ होती है तो मैं बात कर रहा था कि साद अली खां जो था उसके इनके चाचा थे, तो गवर्नर जनरल हिंदुस्तान का जो था सर जॉन शोर, उसका ये षड्यंत्र रचा था उसने। उसने क्या करा, धोखे से इसको बुलाया, वहाँ पर आया, लखनऊ आया और धोखे से इसको बिबिया पर कोठी बुला लिया उसको, हमारे साद अली खां को। साद अली का दुर्भाग्य देखिए, जब साद अली खां खुद बादशाह मतलब यहाँ नवाब बना तो उसने कहा कि अपना उसका हेड ऑफ द इंटेलिजेंस किसको बनाया मालूम आपको? अपने अपने ससुर को। भाई ससुर तो धोखा नहीं देगा ना इंटेलिजेंस का। उसका नाम था अशरफ अली। अशरफ अली उसको बना देता है और वही उसको धोखा दे देता है, अंग्रेजों को खबर दे देता है सारी। बताइए आप कितना बड़ा दुर्भाग्य था। तो उसको वहाँ पर धोखे से बुलाते हैं, जब ससुर ही आपके अगेंस्ट हो गया है, अंग्रेजों से मिल गया, तो बिबिया पर कोठी में बुलाते हैं उधर से धोखे से, और वही उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और वहाँ पर उसका चाचा जो होता है साद अली खां, वो वहाँ पर एक हफ्ते पहले सो रहा होता है, उसको रात को एक अंग्रेज जाके जगाता है, पहले पहन देता है, और रात जो कहता है अगर तुमको यहाँ का बना दिया जाए अवध का बादशाह, चाचा को क्या बनना, वो तो पढ़े हुए थे, तो तुम क्या दोगे? वो कहता आधा राज दे दूंगा, तुम लिखो साइन करो। उससे साइन करा के ले आता, उसको क्या फर्क पड़ता था, तो ऐसे ही खाली बैठा था। तो आधा राज उसका जो था उससे साइन करा लेता है, अवध का दे देंगे, और इनको लाते हो अंग्रेज तौर से उसको बना के यहाँ पर ला गद्दी बैठा देते हैं। ये बात है 1798 की। बना दिया साद अली खां को। अब साद अली खां जब बन गया तो उनको बाद में जब हुआ कि अब दीजिए राजा, तो उनको बहुत तकलीफ हो गई। हाँ, कि हम कैसे डिवीजन करें? तो आपको जो इटावा सब इसमें आता था, आपको मालूम है? इटावा, पीलीभीत, इवन गोरखपुर भी एक टाइम पे आता था, बहुत कैसा था आपको शायद नहीं मालूम होगा। गोरखपुर था, बनारस था, गाजीपुर था, अवध कैसे। तो एक तरीके से पूरा, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दीजिए तो पूरा उत्तर प्रदेश आता है। अगर इटावा तक जाता है तो इटावा वगैरह, तो पूर्वांचल जा रहा है, मध्य भी जा रहा है, अवध भी जा रहा है, तो इसका मतलब बाउंड्री बनती बिगड़ती रहती। पीलीभीत के अंदर आसिफुद्दौला जाते थे खेलने के लिए शिकार, उसके ऊपर मीर तकी मीर ने किताब लिखी, पूरी शिकारनामा उसके ऊपर लिखी, अगर किसी को शक हो कि नहीं था पीलीभीत तो वो था। और बनारस तो अंडर में था, अवध के ही था, 1775 तक अवध के अंडर में था। और राजा वहाँ के जो थे वो तो भूमियार राजा थे, बनारस के राजा जो थे, अगर आप जानते हो। तो उसके बाद में जब ये बन जाता है हमारा ये साद अली खां, तो साद अली खां जब बनते हैं तो वो उनका साद अली खां की पहली बात तो थी कि वो बहुत होशियार आदमी था, बहुत ही होशियार आदमी था साद अली खां। और साद अली खां जो हुआ क्या था कि साद अली खान जब आसिफुद्दौला था तो एक बार ये लोगों को शक था कि आसिफुद्दौला के खिलाफ कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी कि आसिफुद्दौला को मार दिया जाए। और ये आसिफुद्दौला का सौतेला भाई था कौन? ये था साद अली खां। तो फिर ये भाग के यहाँ चला गया कलकत्ता, और कलकत्ता में अंग्रेजों की वो सेंटर ऑफ पावर था, कैपिटल एजेंसी थी, तो वहाँ ये अंग्रेजों कंपनी में बहुत दिन रहा है, बहुत साल तक रहा है। तो इसकी वजह से क्या था, उनसे मिक्सर, तो ही वॉज द ओनली नॉलेज को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी, और इंग्लिश लाइफ स्टाइल से बहुत इम्प्रेस था वो, जो वहाँ उनके साथ रहा था। तो वो जब यहाँ पर आता है, जो ये साद अली खां बन जाता है, तो साद अली खान के आर्किटेक्चर में इसीलिए आपको ब्रिटिश स्टाइल मिलेगा। जैसे साद अली खान टाइम में जो लामाटी गर्ल्स हैं, उसी के टाइम का बना हुआ है। अच्छा। वो यूरोपियन कैसल के स्टाइल में बना, आप जाके देखिए, वो मोट बनी हुई है, मतलब नहर जैसे बनी रहती है ना किले के बाहर, वो सब बनी उसके अंदर है। तो साद अली खां बनता है, साद अली खान ही हजरत की नींव डाली थी। उसने ये दिलकुशा गार्डन से लेके और आपके रेजिडेंसी तक के बीच के अंदर रोड बनाई थी। अच्छा। और उसके बीच में जो हजरत का स्ट्रेच है करीब 1 मील का, तो उसके दोनों तरफ उसने कुछ बनवाए थे कि ना, एक कॉमर्शियल सेमी कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स बनवाए थे। तो सादत अली खां भी शौकीन था। सादत अली खां ने बनवाया था, आपको बता दें, सुन लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। सादत अली ने ये रोड बनवाई थी 1810 में। अच्छा। 1810 के अंदर 3 बातें होती हैं। 1810 के अंदर ही मिर्ज़ा गालिब की शादी होती है, और 1810 मीर तकी मीर की विदात 1810 में होती है। मीर तकी मीर जो शायर थे, 1810 के अंदर ही आपके
जो इंडिया का 3rd मेजर चर्च और नॉर्दर्न इंडिया का 1st मेजर चर्च लखनऊ में बना था रेजिडेंसी के अंदर, सेंट मैरी चर्च। अच्छा। तो ये होते हैं, छोटे हो गए। उसके बाद में इसकी ये राज करता है 14 तक, 1814 तक। 14 के बाद में जो होता है इसका लड़का, इससे नाराज़ भी रहते हैं काफ़ी, उसका नाम होता है गाजी हैदर। वो यहाँ का नवाब बनता है। गाजी हैदर के नवाब की बड़ी खास बात क्या है, अक्सर आप देखते होंगे कुछ लोग कहते हैं वाहिद अली शाह, बादशाह वाहिद अली शाह, हाँ, और कभी कहते हैं नवाब। हाँ, अब बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है ना। हाँ, हाँ, तो 1819 के अंदर, 1814 में गाजिउद्दीन बन जाता है यहाँ का नवाब। 1819 के अंदर अंग्रेज जो होते थे, एक बार अंग्रेज गवर्नर जनरल जो था दिल्ली में था, तो दिल्ली में वहाँ दिल्ली के बादशाह ने, जो कठपुतली बादशाह थे नामनर, वो अपने सामने बैठना अलाउ नहीं करता है, देता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। वो कहता है मैं तो बादशाह हूँ और तुम तो क्वीन विक्टोरिया के नौकर हो, मेरे सामने कैसे बैठोगे? उसको गुस्सा आ जाती है, कहता देख बेटा अभी तेरे को मैं औकात बताता हूँ। तो आप याद हो कहानी, एक अक्सर कहावत थी, उसमें इतना ज़्यादा छोटा हो गया था दिल्ली राज, कहते हैं शाह आलम्स किंगडम फ्रॉम रेडफोर्ट टू पालम, हाँ, कहते थे। तो वो क्या करता है कि वो आके भड़का देता है इसको, गाजी हैदर को, कहता है यार क्यों उनके अंडर में हो, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, तुमको हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया ने पहले रिकॉग्नाइज कर दिया, बाकी करने लग गए। और उसके चक्कर में पैसे भी ले लेते हैं अंग्रेजी से, कहते हैं हम तुमको रिकॉग्नाइज करेंगे, पैसे लो। मतलब अपना बदला ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, तो राइवल क्रिएट करने के लिए। तो 1819 के अंदर में गाजी हैदर जो होता है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर देता है, इंडिपेंडेंट किंग, डिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स। ओके, मुगल से अलग होकर के अंग्रेजों के सरपरस्ती में खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है, रूलर और किंग। और उसके बाद में अपने सिक्के भी चला देता है, और सिक्के उनको चढ़ाने के लिए उनके दरबार में भेज देता है, वो सिक्के मैंने चला दिया, और तमाम चीज़ें। और इनकी जो खास बात, मज़ेदार बात ये, जब इनकी ताजपोशी हो रही थी तो कोई यहाँ के ओरिएंटल धुन बजनी चाहिए थी बैंड की, वो गॉड सेव द किंग धुन बज रही थी, अंग्रेजों की तरफ मस्ती कर रहे थे। तो वो ये बन जाते हैं गाजी। तो गाजी पहले बादशाह थे, लेकिन लोग इस ज़बान पे इनको हमेशा नवाब ही रहा है। टेक्निकली इनको बादशाह कुछ लोग कह देते हैं, जो बड़ा इनको एडमायर करते हैं, कहते हैं मुस्लिम हिस्ट्री में जो बहुत एडमायर करते हैं, बादशाह कहते हैं। तो बादशाह नहीं थे, तो वही वो लोग नवाबी कहा जाता है। देखिए नवाब अली शाहजहां कहा जाता है। तो पेपर्स में जरूर अंग्रेजों को लिखते थे हिज हाइनेस किंग। उसके बाद में उसकी डेथ जो होती है 1827 में गाजी हैदर की डेथ हो जाती है। तो 1827 के अंदर फिर उनका लड़का होता है, वो उसका नाम होता है नसरुद्दीन। नसरुद्दीन बन जाता है यहाँ का बादशाह, और नसरुद्दीन 10 साल राज करता है, 27 से 37 तक। और उसके ये जो आपकी ये जो नहर बनी हुई है ना, हैदर कैनाल, इन्हीं लोग के नाम पे हैदर कैनाल। हैदर के नसरुद्दीन के बाद कौन बनता है? नसरुद्दीन हैदर के बाद में बनता है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, 4 घंटे के लिए एक बनता है आदमी, जैसे वो 4 महीने के लिए बने थे, एक 4 घंटे के लिए बनता है मुन्ना जान। अच्छा, 4 घंटे के लिए? ये आपकी लाल बहादुरी है, हाँ, जिसमें है तो लाल बहादुरी में होता है क्या, नसरुद्दीन हैदर की लाश एक कोने पड़ी होती है, उसको कहते हैं, उस बहादुरी जो होती है उसको सात अली खान ही बनवाया था। हाँ। और उसको कहा जाता है कि उसको ताजपोशी के लिए 5 बादशाहों की ताजपोशी उसके अंदर हुई है, तो उस पड़ी हुई थी। अंग्रेज बनाना चाहते थे मोहम्मद अली शाह को, जिन्होंने बनाया छोटा इमाम बड़ा। और लेकिन इनकी नसरुद्दीन हैदर की जो माँ थी, यानी कि गाजी हैदर की एक बीबी थी, उसका नाम था बादशाह बेगम, जो मेन थी, मतलब बहुत मुताही होती थी, निकाही एक ही थी। तो वो जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थी। तो वो एक इनका जो नसरुद्दीन हैदर का लड़का एक था, जिसको इसने पाला था, ये चाहती थी, उसका नाम था मुन्ना जान, चाहती थी मुन्ना जान बन जाए। तो अंग्रेजों के विरुद्ध मुन्ना जान के इन्होंने घोषित कर दिया, मुन्ना जान को लिया, गद्दी बैठा दिए भाई, जैसे मरा तौर से वहाँ ले के बैठा, ताजपोशी होगी 4 घंटे। तब तक फिर अंग्रेज लोग आ गए, तो उन्होंने फायरिंग वायरिंग करके उसको गद्दी से हटाया, अरेस्ट कर लिया इनको, माँ बेटे को, और उसको फिर मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया, यानी कि 1837 में गद्दी बैठा दिया। आधे हुए गद्दी पे बैठा मोहम्मद शाह ने वो बनवाया, आपको छोटा बड़ा बनाया,
ठीक है। इनके बाद में फिर उनका जो बेटा होता है मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह का, उसका नाम था अमजद अली शाह। अमजद अली शाह जो है वो गद्दी पे बैठते 5 साल के लिए, 42 से लेकर 47 तक गद्दी पे बैठते हैं। 1842 से था 47। और हजरतगंज के अंदर जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी, अगर आप इलाहाबाद वाले चौराहे थे और डीएम की तरफ चले तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी कंस्ट्रक्शन है उसी ने कराया। अच्छा ने कराया। उसे आज भी बेगम कोठी कहते हैं, बहुत कम लोगों को मालूम है। पूरी जो कोठी है ना बेगम कोठी कहलाती है। ये पूरा हजरतगंज के बाईं तरफ जो है उसको पूरा बेगम कोठी बोलते हैं। करीब करीब मतलब 90% वहाँ तक, ये जो सिकंदराबाद इमामबाड़े तक, यानी पीएमजी ऑफिस के सामने रोड गई है लाल बाग रोड। तो मोहम्मद अली शाह के, मोहम्मद अली शाह के बाद में गद्दी पे बैठते हैं अमजद अली शाह। 42 में उनकी डेथ होती है। मोहम्मद अली शाह को बहुत लेट एज में मिली थी, करीब 60 से ऊपर हो चुके थे। वो इतने कमज़ोर हो गए थे तो खाना जो है उनका लड़का हाथ से खिलाता था। उन्होंने ही बने, उन्हीं के टाइम पे वो बनी शुरू हुई थी जामा मस्जिद। अच्छा। तो पूरी नहीं हो पाई थी पर वो पैसे छोड़ के चले गए थे। उसके बाद फिर उनका लड़का बनता है अमजद अली। अमजद अली शाह इतना रिलीजियस आदमी होता है, बहुत रिलीजियस। हिस्टोरियन कहते हैं कि वो इतना रिलीजियस था कि रिलीजन वॉज लाइक का उनके लिए रोग था, जैसे उनकी डिजीज था, इतना ज़्यादा रिलीजियस आदमी। उनके टाइम पे यहाँ पर आलम ये था कि जितने भी डिपार्टमेंट थे अक्सर उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुल्ला मौलवी होते थे। जुडिशरी का हेड भी मुल्ला मौलवी को बना देते थे, इतना रिलीजियस थे। और मजाक में कुछ हिस्टोरियन कहते हैं इसी का फ़ायदा ही निकला कि सबका नाम लोग भूल जाएंगे। हजरतगंज का नाम आज भी उसी के नाम पे, अमजद अली शाह के नाम पे। अमजद अली शाह को लोग चूँकि बहुत रिलीजियस थे तो इसलिए लोग उनको हजरत भी कहते थे। अच्छा, हजरत अमजद अली कहते थे। तो हजरत ये जो मार्केट का इस्टेब्लिश तो किया था, इसकी न्यू डाली थी साद अली खान ने। पहला मार्केट ये फ्लोरिश जो हुआ है, फला फूला है, वो अमजद अली शाह के टाइम पे हुआ है। और इसके अलावा अमजद अली की जब डेथ होती है तो इनकी डेथ पे जब 47 में इनकी डेथ होती है तो इनको उनके टाइम पे मकबरा बनना अमजद अली शाह ने बनाना शुरू कर दिया था। हुसैनाबाद में बड़ा हलवासे के ठीक सामने नहीं वहाँ से, वहाँ पर उनको दफन किया गया। तो जब उनको दफन कर दिया गया तब से इस एरिया को हजरतगंज कहा जाने लगा। अच्छा, ओके। और उसके बाद में फिर उनकी डेथ हो जाती है 47 में। अच्छा, उसी टाइम पे इनका जो वजीर होता है अमजद अली शाह, देखिए बड़ी मज़ेदार बात है, उनके कुछ भी मतलब भर का कुछ काम किया नहीं, ऐसे ही एवरेज निकले। लेकिन किस्मत देखिए उनके नाम पे हजरतगंज आज भी आ जाता है। उन्हीं के नाम पे उनका वजीर था अमीनुद्दौला, उसने अमीनाबाद बसा दिया। तो वजीर उन दो का नाम तो अमर हो गया। अमीरुद्दौला के ना अमीनुद्दौला ने बसा दिया था अमीनाबाद। अच्छा, वो अमीरुद्दौला लाइबिस कंफ्यूज मत कीजिएगा। हाँ, अमीनुद्दौला, हाँ, उनने अमीनाबाद बसाया। हाँ। तो ये देखिए मज़ेदार बात हुई कि नहीं हुई कि दोनों ने कुछ खास कुछ किया नहीं। नाम उन्हीं का है, बाकी सब भूल भाल के साथ काम शुद्दौला वगैरह सब भूल भाल कर। तो उसके बाद बल्कि आसिफुद्दौला का भी इतना नाम खाली इमामबाड़े को थोड़ा बहुत जानते हैं। तो अभी उसके बाद में फिर 47 के अंदर गद्दी पे बैठते हैं हमारे लास्ट नवाब वाहिद अली शाह। वाजिद अली शाह 47 में 1847 बैठते हैं और 1856 के अंदर फरवरी महीने के अंदर इनको गद्दी से अंग्रेज उतार देते हैं। अच्छा, 18। अच्छा, आप ये देखिए कि 13 की डेट को आप क्या कहेंगे। 13 की डेट को ही इनको 13 तारीख को गद्दी पे बैठे थे और 13 तारीख को गद्दी से 13 मार्च को लखनऊ छोड़ के गए थे ये नवाब अली शाह। तो 13 लोग कहते हैं लकी अनलकी क्या है, लकी से गद्दी में 13 छोड़ के गए ये दोनों एक साथ है। उसके बाद ये एक लोगों को यहाँ आपके दर्शकों को एक चीज़ क्लियर करते हैं, बहुत 99% हिस्टोरियन से लिखते रहते हैं कि उनको लखनऊ से अंग्रेजों गिरफ्तार करके कलकत्ता लेके चले गए थे। ज़्यादातर आप पढ़िए मिलेगा आपको। भाई ये टोटली गलत है। ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वाहिद अली शाह को कभी भी अरेस्ट नहीं किया गया, अंग्रेजों ने अरेस्ट नहीं किया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से यहाँ से कलकत्ता गए थे। अंग्रेज तो चाहते तो वो ना जाए, अंग्रेजों को बड़ी कोशिश थी कि वो ना जाए। अच्छा, वो क्यों? जब गद्दी से हटा दिया। गद्दी से देखिए ये भी बड़ी अजीब बात है। अंग्रेजों की एक खास बात होती थी, अंग्रेज जब भी पूरे हिंदुस्तान में किसी हिंदुस्तान के पूरे अपने साम्राज्य में जब भी किसी आदमी का राज्य लेते थे तो उसको वहाँ नहीं रहने देते थे, उसको वहाँ से बहुत दूर हटा देते थे। तो इसका रीज़न रहता था कि उसके लोकल कॉन्टेक्ट्स रहेंगे, पता नहीं कब रिवोल्ट कर। बहादुर शाह जफर को नंगूल लेके चले गए थे, ले गए थे।
आपके पेशवास को उन्होंने नाना साहब पेशवा जो सेकंड पेशवा थे उनको हराने के बाद में कानपुर महाराष्ट्र से हटा के कानपुर का बिठूर में लाके सेटल कर दिया था। सिंध के अमीर जो थे, पाकिस्तान में सिंध जो था उसके अमीरों को जब उन्होंने कब्जा किया तो उनको लाके कलकत्ता के दमदम के पास सेटल कर दिया था। कर रहा था सब बहुत से जब ज़्यादा नवाब शाह अकेले ऐसे शख्स थे जिनको यहाँ से नहीं हटाया था, यहाँ से नहीं हटाया था। उनको बीबीआर कोठी से कहा था बीबीआर कोठी पे आके रहिए यहाँ पर लखनऊ में, 12 लाख रुपए आपको सालाना दिया जाएगा और आपको इसके अलावा आपको 2 से 3 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा आपको देंगे नौकर चाकर के लिए। पर इन्होंने कहा, इसका शायद रीज़न एक है कि नवाब अली शाह जो थे वो यहाँ से खुद गए थे। अंग्रेज़ों ने प्रॉब्ली इसलिए उनको नहीं हटाया था कि इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। जब अंग्रेज़ फौज आ रही थी यहाँ पर तो ये उनको रास्ते में राशन भेज रहे थे। अच्छा, हाँ, क्यों? और जब बहुत होशियार आदमी थे वाहिद अली शाह। नहीं, इनको ये नहीं लग रहा था कि अंग्रेज आ रहे हैं तो हमारे पर कब्जा कर लेंगे। अब आप बात सुनिए, आपको आप किसी को ऐसा देखिए, नवाब अली शाह जो ट्रीटी थी इनकी, ट्रीटी थी कि हम दोस्त हैं और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ही उनको ये तो मालूम था कि मैं लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो उसने वाहिद अली शाह ने कहा कि हम इस बात का सहारा लेते थे कि मैंने तो लड़ाई लड़ी नहीं, तो आप क्यों कब्जा कर रहे हो। हाँ। तो इसलिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। उसको मालूम था हम लड़ाएंगे लोग भी मारे जाएंगे और मार भी जाएंगे। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं। वो तो हम तो ट्रीटी को ऑनर कर रहे हैं, हमने कहा लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जब आए तो पहले ही उनको रसद भिजवानी शुरू कर दी। और जब वो यहाँ पर अंदर आए, नवाब वाहिद अली के कहना चाहिए महल के अंदर आए, वाहिद अली मंगा करा अपने उनके आने के पहले जितने भी आर्म्ड गार्ड थे सबसे कहा आर्म्स अपने डाउन कर दो, आर्म्स हटा दो। आर्म्स हटवा दिए कि आप कैसे कोई झूठ मूठ स्क्रिप्ट नहीं दे सकते, लड़ाई। लेकिन अंग्रेज तो पहले डिसाइड करके आए थे। तो इनको उन्होंने चार्ज लगाया कि मिस मैनेजमेंट के नाम से अंग्रेजों ने इनको चार्ज लगाया है, जो मिस मैनेजमेंट नाम के पर इनको किंगडम आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इस वजह से हटाया। और उनको 2 साल पहले भी वार्निंग दी जा चुकी थी कि आप अपना ठीक ठाक कर लो वरना तुम्हारा किंगडम हम ले लेंगे। और मजे की बात देखिए, जिस आदमी के नाम पे आप मिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हो उसने मैनेजमेंट पे किताब लिखी। वाहिद अली शाह ने टोटल 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी थी। सोचिए, रूलर 100 से ज़्यादा किताब लिख रहा है। ये बात दूसरी है कि अलीगढ़ के कुछ स्कॉलर्स इसको डिस्प्यूट करते हैं, पर जनरल परसेप्शन यही है कि 100 से ज़्यादा किताबें नहीं। खैर राइटर तो था ही, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा कहा। तो उस किताब का नाम, मैनेजमेंट में जो किताब लिखी उसका नाम था दस्तूर वाजदी। अच्छा, किताब लिखी थी और मिस मैनेजमेंट नाम उनको गद्दी से हटा दिया गया। तो इसलिए वो लड़ाई नहीं लड़ी। उसके वाहिद अली शाह यहाँ से इनको यहीं रखा जा रहा था और पैसे अच्छे खाते थे। और आपको मालूम 12 लाख रुपए कितने होते थे उस ज़माने में? अरे वो सुनिए, क्वीन विक्टोरिया के प्रीवी पर्स से ज़्यादा पैसा था। ये नहीं मालूम होगा आपको। क्वीन विक्टोरिया का जो प्रीवी पर्स था उससे ज़्यादा पैसा था ये, 12 लाख। तो वो लेकिन ये इसने लड़ाई नहीं लड़ी। इसका ये कलकत्ता लखनऊ छोड़ के इसलिए जा रहे थे लंदन कि मैं कलकत्ता जाऊँगा, कलकत्ता से शिप लेके जाऊँगा लंदन, वहाँ पर क्वीन विक्टोरिया से अपना केस प्लीड करेंगे।